हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए साइंस में जो हमारे केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और इसमें हम पढ़ रहे थे अधातु और उसके यौगिक। ठीक है, तो इससे पहले हमारे जो है 32 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें आप देखेंगे तो पात्रता परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आपको कवर करवाई गई हैं। तो इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, जैसे पदार्थ का वर्गीकरण। इसके बाद आपका जो है जो परमाणु संरचना होती है वो आपको पूरी कवर करवा दी। फिर आपको जो है तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन, निक्षेपण क्या कहलाता है, ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं और बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ें आपको कवर करवाई हुई हैं। क्योंकि जब आपकी परीक्षा में केवल मेन सब्जेक्ट पूछा जाता है तो उसमें आपको बेसिक से लेकर के डिफ़िकल्ट लेवल तक की चीज़ों को यहाँ पर कवर करना होता है। आपने देखा होगा जो वर्ग 1 था आपका, ठीक है, जो आपका MP टेट वर्ग 1 था उसकी जो आपकी चयन परीक्षा हुई थी, मतलब जो जिसे हम कहेंगे मेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि जो सिलेबस दिया गया था उसमें उन्होंने दिया था, जैसे कह दिया कि ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, लेकिन उसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछा जाता है। तो आपको भी क्या करना है, भले ही आपके वर्ग 2 में इन्होंने कह रखा है कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक का जो है सिलेबस क्लियर करिए, लेकिन आपको एक बात बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि आपको 11th और 12th की NCERT भी कवर करनी है अपने टॉपिक को देख करके कि कौन सा टॉपिक दिया गया। क्योंकि चीज़ें आपकी यदि ये लोग थोड़ा सा भी यहाँ पर बदलाव करते हैं किसी शिफ्ट में, मतलब ऐसा होता है MP में कोई लेवल नहीं रहता है, ठीक है, मतलब एक ही टॉपिक से हो सकता 15-15 क्वेश्चन पूछ लें। जैसे आपने वर्ग 3 में देखा होगा अंतरिक्ष से, मतलब जो शुरू में एग्ज़ाम हो रहे थे उनमें कम से कम 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जिसने अंतरिक्ष पढ़ा होगा उसकी तो यहाँ पर बहुत अच्छी रही कि मतलब उसने अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन जिसने अंतरिक्ष अच्छे से नहीं पढ़ा था तो बताइए, जैसे 10 क्वेश्चन पूछे तो उसने 2 सही कर लिए लेकिन 8 यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको भी मतलब इस तरीके से तैयारी करके जाना है कि क्वेश्चन यदि आपसे थोड़े से भी डिफ़िकल्ट पूछें तो आप उनके भी आंसर दे पाएँ। और अब आपके पास में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मात्र 1 महीने का समय है, और इस 1 महीने में आप जितना अधिक हो सकता है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना कि हड़बड़ाहट में टॉपिक कवर हो जाए, बस कुछ आए चाहे ना आए, आपको चीज़ों को समझना है ताकि आप जैसे एक टॉपिक को कवर किया तो उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते वो आप लगा पाएँ, उनको आप कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो सिलेबस कवर करना होता वो तो आप 15 दिन में भी कर सकते, टॉपिक उठाया, पूरा पढ़ लिया, एक बार उसको रिवाइज़ कर लिया, हो गया कंप्लीट। ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक बुक से या किसी एक संस्थान विशेष से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएं। आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी होती है और चीज़ें आपको स्वयं खोजनी होती हैं कि किस तरीके से, कहाँ से, कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है जो क्लास चल रही थी केमिस्ट्री की, तो उसमें हम अधातुओं के यौगिक पढ़ रहे थे। अब ये आपको पहले करवा चुके हैं कि धातुएं क्या हैं, अधातुएं क्या हैं। केमिस्ट्री में आपसे बार बार कहते हैं सबसे पहले आप आवर्त सारणी को बिल्कुल कंठस्थ करिए। कंठस्थ का मतलब एक नेगेटिव वर्ड होता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि वर्तमान की शिक्षा बाल केंद्रित है, तो कंठस्थ तो आपको लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले आवर्त सारणी को समझिए, ठीक है। जब आवर्त सारणी आपके समझ आ जाएगी कि कहाँ पर कौन से तत्व हैं, किस तत्व का क्या महत्व है, क्या उपयोग हैं, ये सारी चीज़ें, तो फिर उन्हीं जो 118 तत्व हैं उनको बांटा गया है धातु, अधातु और उपधातु में। तो धातुएं क्या हैं, इनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, अधातुएं क्या हैं, इससे एक क्वेश्चन तो आपका धातु अधातु से पूछा जाएगा। और आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप उनको लगा करके देखना, हर शिफ्ट में धातु अधातु से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपके 2018 की बात करें यदि,
तो उसमें जो आपका 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट से स्टार्ट हुए थे क्वेश्चन, तो उसमें पूछा गया था, दिया गया था, बताइए अधातुओं का 4 ऑप्शन दिए थे, कौन सा एक गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो वहाँ 4 ऑप्शन में क्या था कि जो धातुएँ होती जो अधातुएँ होती हैं वो तन्य और मुलायम होती हैं, जो कि गलत दिया गया था। धातुएँ तन्य नहीं होती। दूसरा दिया था जो अधातुएँ हैं वो आघातवर्धनीय होती, ये भी गलत है, धातुओं का गुण होता। एक दिया गया था कि धातुएं भंगुर होती हैं, क्षण भंगुर होती हैं, जो बिल्कुल सही था। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, धातु अधातु, फिर आपको देखना है कौन कौन सी धातुएं हैं, कौन कौन सी अधातुएं हैं, किस वर्ग में कौन सी धातुओं को रखा गया है, ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अधातु और उसके यौगिक पढ़ रहे थे, तो आपको पिछले लेक्चर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर जो अधातुएं हैं उनकी आपको बेसिक जानकारी भी बताई। फिर अधातुएं मतलब तीनों रूपों में होती, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में। ठीक है, तो ये भी बताया कि कौन कौन सी ठोस है, कौन सी गैस है, कौन सी द्रव है। ठीक, इसके बाद हम इनके यौगिक पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के बारे में बता चुके हैं। हाइड्रोजन के बाद आपको कार्बन धातु जो होती है इसके बारे में बता दिया, अधातु। इसके बाद आपको इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कार्बन में जैसे कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक होते हैं। ठीक है, कार्बन के अपरूप आपको पढ़ने हैं, हीरा, ग्रेफाइट। तो आपने देखा होगा हीरा और ग्रेफाइट से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। फिर आपका नाइट्रोजन, तो हमें पता होता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, बस हम उसे कवर नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा आप समझ कर के चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज के सेशन में हमारी क्लास नंबर 33 होगी और आपको तीनों सब्जेक्ट की, साइंस की, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप सब सेशन देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आज के सेशन में पढ़ेंगे आपकी ऑक्सीजन के बारे में। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन के यौगिक से क्वेश्चन बनेगा या फिर पूछ लेगा कि ऑक्सीजन का कहाँ पर उपयोग होता है, ये चीज़ें। इसके बाद जो आपकी ओजोन होती है, जो ऑक्सीजन O3 ऑक्सीजन होती है O2 और ओजोन जो होता है आपका, जो होता है O3, तो ओजोन हो गया आपका। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया। तो ये कुछ पर्यावरण में भी ये टॉपिक आते हैं आपके, तो पूरी की पूरी पर्यावरण आपकी साइंस में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन, इसका संकेत होता है O और इसको बेसिकली हम लिखते हैं तो O2। जीवनदायिनी गैस जो है हमारे लिए वो क्या है, आपकी ऑक्सीजन है। अब देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 16 में रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो किसी भी वर्ग का पहला सदस्य होता है उसे उसी वर्ग के नाम से जाना जाने लगता है। जैसे इसको हम ऑक्सीजन का वर्ग कह देंगे, या पूछेगा कि ये जो ऑक्सीजन है आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 16 के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको याद रखने हैं कि किस वर्ग में कौन से तत्व हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन के अलावा वर्ग 16 में और कौन कौन से तत्व हैं, तो सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको याद होगा, पोलोनियम जिसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 16 में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी, इसके जनक कौन है आपके, इसके जनक है मौजले महोदय। कौन है, मौजले महोदय। और इन्होंने किस आधार पर ये आवर्त सारणी को बताया है, तो इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर इसको बताया था। तो कभी कभी पूछ लेता है जो परमाणु क्रमांक है इसकी खोज किसने करी, तो वो भी आपके मौजले का ही नाम निकल करके आता है। अब देखिए इन तत्वों के मतलब जो समूह 16 के तत्व हैं, या जो वर्ग 16 के तत्व हैं, या जो ऑक्सीजन वर्ग है, इसके तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है। ये आपको याद रखना। अभी आप समूह 17 पढ़ेंगे जब, तो उनके जो तत्व होंगे उनको हैलोजन कहा जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक किसको संक्रमण तत्व कहेंगे, किसको आपको कैल्कोजन कहेंगे, किसको हैलोजन कहेंगे, किसको अक्रिय गैसें कहेंगे। तो याद रखना जो समूह 16 है इसको कैल्कोजन कहेंगे, और अयस्क बनाने वाले तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है। तो जो अयस्क बनाते हैं, अब आपको बेसिक जो शब्दावली है धातु अधातु की वो भी बताइए। अयस्क क्या होते, धातुमल क्या होते, गैंग क्या कहलाता, फ्लक्स क्या होता है,
ये आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए वर्ग 16 के तत्वों में ऑक्सीजन को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जो आप तत्व देख रहे हैं, चाहे आपका सल्फर हो, चाहे सेलेनियम हो, चाहे पोलोनियम हो, ये सब के सब आपके ठोस अवस्था में होंगे। ऑक्सीजन मात्र एक ऐसा तत्व है वर्ग 16 का जो आपका कैसा है, गैस है। ठीक है। अब देखिए वर्ग 16 के तत्वों में पोलोनियम रेडियो सक्रियता का गुण दर्शाता है और इसी पोलोनियम के आपके सबसे ज़्यादा समस्थानिक है। तो हमें रेडियो सक्रियता भी पढ़नी है, तो जब आपके सेशन हो जाएंगे तो हम उसी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते, रेडियो सक्रियता क्या है, एल्फा गामा बीटा किरणें क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखिए वर्ग 16 के तत्वों में जो आपका पोलोनियम है ये रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। आवर्त सारणी के ज्ञात सभी तत्वों में पोलोनियम के लगभग सर्वाधिक समस्थानिक हैं। कितने हैं, 27 हैं। अब आप कहेंगे समस्थानिक क्या हैं, तो ये आपको पहले लेक्चर आप देख लें, सारे पढ़े हुए हैं। समस्थानिक क्या हैं, समभारक क्या है, सम न्यूट्रॉनिक क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ये हम कवर करवा चुके हैं। ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन गैस, तो ये पूछता है कि वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक इसका विस्तार है, तो 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन गैस का विस्तार पाया जाता है। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी, तो स्वीडन के सीले नामक वैज्ञानिक ने सन 1772 में। तो जो इम्पोर्टेंट गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, इसके बाद आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, इनका आपको खोजकर्ता याद रखना है। अब देखिए जो ऑक्सीजन है यह रंगहीन, गंधहीन और वायु से कुछ भारी गैस है। मतलब रंगहीन होती है, गंध भी नहीं आती है और वायु से कुछ भारी है। इसे ठंडा करने पर यह नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। मतलब यह जलने में सहायक होती है। स्वयं नहीं जलती लेकिन जलने में सहायक होती है। याद रखना, जब कभी आपने आग देखी होगी तो उसमें ऊपर की तरफ नीली लौ उत्पन्न होती है। तो जो ऑक्सीजन है पूछेगा क्या स्वयं जलती है या जलने में सहायक है, तो ये जलने में सहायक है, स्वयं नहीं जलती है। ठीक है। और आग बुझाने में जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन पढ़ा था जब आपको बताया था। अब देखिए ऑक्सीजन की प्रकृति अणुचुंबकीय होती है। इसके अणु द्विपरमाणविक होते हैं। ऑक्सीजन को प्राणवायु अर्थात जीवनदायिनी गैस कहते हैं। मतलब जो मनुष्य श्वास ले रहा है उसमें जो ऑक्सीजन है, और सबसे शुद्ध जो प्राणवायु प्राप्त होती है वो पेड़ पौधों से होती है। अब देखिए आयतन के विचार से वायु में कितना % है ऑक्सीजन का, तो कहीं कहीं आपको लगभग में 21% देखने को मिलेगा, या फिर जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 20.29%। ठीक है। अब देखिए प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस पोटेशियम क्लोराइड मतलब KClO3 और मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि इसको 375 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस बनती है। तो पूछ सकता है कि किस किस का ये मिश्रण है। ठीक है। और कितने डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करके बनाया जाता है। अब देखिए कृत्रिम श्वसन में हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग होता है। जो कृत्रिम श्वसन होता है उसमें हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अब ऑक्सीजन के समस्थानिक यदि आपसे पूछता है तो ऑक्सीजन के समस्थानिक होते हैं 8O16, 8O17, मतलब जिनके परमाणु जो क्रमांक हैं वो तो एक जैसे रहेंगे लेकिन द्रव्यमान इसके बदल जाते हैं। ठीक है। अब मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में यदि कोई तत्व पाया जाता है तो वो कौन सा है, आपका ऑक्सीजन है। अब ओजोन को देख लेते हैं हम, O3 इसका सूत्र होता है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वह पार्क अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से ओजोन उत्पन्न होती है। यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है। तो पूछ सकता ऑक्सीजन का अपरूप है ओजोन। ठीक है। इसका अणु त्रिपरमाणविक होता है। इसमें सड़ी मछली की तरह गंध आती है। तो ये आपसे क्वेश्चन देगा और पूछेगा ओजोन के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन याद रखना, ये त्रिपरमाणविक है, मतलब इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, जबकि आपका ऑक्सीजन कैसा है, द्विपरमाणविक है। ठीक है। इसमें सड़ी मछली के जैसी गंध आती है ओजोन में। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता अधिकतम होती है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, चांदी की चमक को काला कर देती है कौन सी गैस है, तो वो है ओजोन। ओजोन के उपयोग देखिए,
कीटाणुनाशक के रूप में होता है, जल को साफ और शुद्ध करने में होता है, हवा को शुद्ध करने में होता है, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में और कृत्रिम रेशम बनाने में। तो ये हो गए आपके जो समूह 16 या वर्ग 16 के जो सदस्य हैं उसमें ऑक्सीजन, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब हम जो वर्ग 17 है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे कि जो हैलोजन है वो क्या कहलाते हैं। तो इस पर आप स्टार लगा लेना, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ये हैलोजन होते क्या हैं, इसमें कौन कौन सी आपके तत्व आते हैं। तो हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है लवण उत्पादक। क्या होता है? लवण उत्पादक। अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इसको सम्मिलित रूप से हैलोजन कहा जाता है और ये आवर्त सारणी के वर्ग 17 के सदस्य हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा आवर्त सारणी के वर्ग 17 के सदस्यों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में देगा कैल्कोजन या फिर हैलोजन या अन्य ऑप्शन होंगे, तो याद रखना हैलोजन। अब कहेगा ये मतलब देगा और कहेगा ऑप्शन में कि बताइए कि हैलोजन वर्ग में कौन सा एक तत्व सम्मिलित नहीं है। तो कौन कौन से सम्मिलित हैं ये आपको याद रखना है, फिर इसके अलावा जो भी होंगे वो इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। अब देखिए हैलोजन तत्व धातुओं के साथ सहयोग करके लवण उत्पन्न करते हैं और इसी गुण के कारण इनको हैलोजन कहा जाता है। तो जो हैलोजन तत्व हैं ये धातुओं से संयोग करेंगे और क्या बना देंगे? लवण, और लवण उत्पादन के कारण ही इसको हैलोजन। तो ये पूछा जाता है कि वर्ग 17 को हैलोजन वर्ग कहने का कारण क्या है। तो लवण उत्पन्न करते हैं धातुओं के साथ मिलकर के। अब देखिए हैलोजन तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अब देखना यहाँ पर जो फ्लोरीन और क्लोरीन हैं, जो फ्लोरीन और क्लोरीन हैं वर्ग 17 के सदस्य, ये तो गैस अवस्था में हैं, ब्रोमीन है द्रव अवस्था में और आयोडीन ठोस अवस्था में मिलता है। ये आप याद रखिए। सभी हैलोजन कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। इसका कारण है कि यह दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो हैलोजन के विषय में कथन भी दे सकता है आपसे कि गलत या सही कथन बताइए। तो कहेगा हैलोजन रंगीन होते हैं, बिल्कुल सही है। यदि यहीं पर कह देगा कि हैलोजन रंगहीन होते हैं और जिसने थोड़ा सा भी यहाँ पर समझ के नहीं पढ़ा होगा तो वो गलत भी लगा सकता। तो याद रखना ये रंगीन होते हैं और दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। अब जो आयोडीन है, आयोडीन में उपधातु जैसे लक्षण पाए जाते हैं। है तो ये क्या आपकी अधातु, लेकिन इसमें उपधातु के जैसे लक्षण हैं। इसमें धातुई चमक पाई जाती है, अपवाद माना जाता है आपकी अधातु का। ठीक है। अब देखिए यहाँ फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो विद्युत ऋणात्मकता आपको आवर्त सारणी में बता चुके हैं। एक क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो वो आपका फ्लोरीन है, जो किस वर्ग का सदस्य है? वर्ग 17 का या फिर हैलोजन वर्ग का। ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। जो क्लोरीन है वो क्या है। तो क्लोरीन हरे पीले रंग की एक तीखी और दम घोंटने वाली गंध गैस है। याद रखिए, इनके उपयोग पूछता है। बहुत ही विषैली गैस है, गले, नाक और फेफड़ों पर एक गहरा असर करती है। यह गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन है और चूने के साथ प्रतिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। तो क्लोरीन के विषय में भी आपसे पूछ सकता है सही और गलत कथन बताने को। अब देखना ब्लीचिंग पाउडर के प्रयोग। क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, जीवाणु, तो ये क्वेश्चन पूछता पेयजल को शुद्ध करने में किस गैस का उपयोग किया जाता, तो वो आपकी क्लोरीन है। स्टार जहाँ पर हम लगा देते हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। पेयजल को शुद्ध करने में किस गैस का उपयोग होता है, तो क्लोरीन। फूलों का गंध उड़ा देती है, वो कौन सी गैस है? क्लोरीन है। अब देखिए जीवाणुनाशक के रूप में, रंगीन कपड़ों का रंग उड़ाने में, चीनी को सफ़ेद करने में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चीनी को सफ़ेद करने में किस गैस का उपयोग है, तो ब्लीचिंग पाउडर, जो कि आपके हल्के पीले रंग का और इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। अब देखिए ब्रोमीन, तो ब्रोमीन पूछता है एक द्रव अधातु कौन सी है, तो वो आपकी ब्रोमीन ही है। अभी हमने आपको जब अधातुएं स्टार्ट की थी वहाँ बताया था कि एकमात्र जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है वो है ब्रोमीन। संकेत है इसका Br। समुद्री जल में ब्रोमीन सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। भारत में कच्छ के रण में पाए जाने वाला ब्रायन ब्रोमीन एक बहुमूल्य स्रोत है। ब्रोमीन के उपयोग देखिए आंसू लाने वाली गैस एवं अन्य विषैली गैस बनाने में,
पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लाने की दवा के रूप में किया जाता है। तो जो पोटेशियम ब्रोमाइड है वो ब्रोमीन का ही यौगिक है और इसका उपयोग जो नींद लाने वाली दवा होती है उसमें किया जाता है। अब देखिए आयोडीन, आयोडीन ठोस अधातु है और यह बैंगनी रंग का है, धातुई चमक है। अधातु होने के साथ भी इसमें धातुई चमक पाई जाती है, ये अपवाद है अधातु का, ठीक है। मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक और आप याद रखना, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड जो ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जिसको भी थायराइड हो जाता है तो डॉक्टर उसको आयोडीन नमक खाने की सलाह देता है, जिसमें घेंगा या गलगंड की बीमारी हो जाती है, ग्वाइटर की, ठीक है। आयोडीन एक जीवाणुनाशक है, इसका प्रयोग टिंचर आयोडीन में होता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेमिनेरिया किस्म की जो समुद्री घासें हैं, एक प्रकार का जो शैवाल है लेमिनेरिया, इसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार का है, लेमिनेरिया जो शैवाल है इसमें कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो आयोडीन ही है। आयोडीन आपका किसका, वर्ग 17 का हैलोजन वर्ग का सदस्य है, जो कि एक ठोस अधातु है। और जो आयोडीन है ये कहाँ पाया जाता है, तो लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल में। अब देखिए अक्रिय गैसें जो हैं आपकी वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। सारी की सारी अक्रिय गैसें जो आपका शून्य वर्ग जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपको हीलियम, नियॉन, जिसकी ट्रैक होती है ना आकर जाना रे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान करके इनके क्या कुछ उपयोग हैं, सारी चीज़ें हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि आज के सेशन में कहीं पर भी आपका कोई भी डाउट बन रहा हो तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। और यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना। और आपकी वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है वो पुनः से आयोजित की जानी है, तो इसमें बीएड वालों को मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे, तो अब ये हर जगह लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसका भी डीएड है और जिसकी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं है, और यदि है भी तो फिर से आप इसको ज़रूर फॉर्म फिल करना, क्योंकि इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा और आपकी चयन परीक्षा में बहुत ही हेल्प होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।